नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अति महत्वपूर्ण फॉर्म जिसे भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस फॉर्म का नाम है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फॉर्म जब आप ईवीएम मशीन को कलेक्टिंग सेंटर पर जमा करने जाएंगे तो आपसे लिया जाएगा। यह खुला लिफाफा में जाता है और इसे बिंदुवार चेक किया जाता है। यदि इसमें कहीं कोई गलती होती है तो आपका मशीन जमा नहीं हो सकता है और इस तरह से आपके जमा करने में विलंब हो सकती है। अतः प्रारूप 17C अति अति महत्वपूर्ण फॉर्म है। इस फॉर्म के अंतर्गत आप कैसे भरेंगे ताकि आपको कहीं कोई टेंशन ना हो, इसलिए आइए बिंदुवार विश्लेषण को देखते हैं। तो यह आपका हो गया रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, जिसे कहते हैं प्रारूप 17C। इस फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या बिंदु हमें महत्वपूर्ण रूप से भरनी है इसको देखते हैं। जैसे 30 पातेपुर निर्वाचन क्षेत्र एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जहाँ आपका निर्वाचन क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र होगा इसको इधर मेंशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। इसके साथ ही जो लोकसभा के लिए चुनाव तय की गई है इसको इस बिंदु में इसका मेंशन करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 उजियारपुर लोकसभा। फिर पुनः इसमें क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन 30 पातेपुर, और जो यदि SC है मतलब रिजर्व है इसका मेंशन यहाँ करेंगे। और सामान्य है तो बूथ के आधार पर जहाँ आपको बूथ दिया गया है उसके आधार पर यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या करना है। जैसे अगला बिंदु है निर्वाचन क्षेत्र 22 उजियारपुर, यहाँ पुनः लिखेंगे निर्वाचन क्षेत्र का नाम। यह फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति अति महत्वपूर्ण फॉर्म है, इसलिए इसको बिंदुवार जरूर विश्लेषण को देख लें। तो यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, मतदान केंद्र की संख्या और नाम, यानी कि केंद्र की संख्या यहाँ पर स्पष्ट अक्षरों में लिखें कि मतदान केंद्र की संख्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 126 राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीरपुर। आपका जो सेंटर है उस सेंटर का नाम जहाँ पे आपका बूथ अलॉट किया गया उस बूथ का नाम लिखें और उसका सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन करें। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, जो आपको मशीन दी गई है 3 तरह की जो मशीनें दी जाती हैं। जैसे पहला हो गया कंट्रोल यूनिट, उसका इंडिकेशन भी CU से होता है। इस तरह का कुछ सीरियल नंबर एग्जाम्पल में आपके सामने स्पष्ट दिखा गया है। जो आपके कंट्रोल यूनिट के एड्रेस टैग पे दिया होगा उस एड्रेस टैग से कंट्रोल यूनिट का नंबर और मशीन से मिला लें और उसे यहाँ पर दर्ज कर दें। फिर दूसरा देखेंगे मतदान यूनिट, यानी कि बैलेट यूनिट के एड्रेस टैग पे जो नंबर दिया हुआ है उसको यहाँ स्पष्ट अक्षरों में टैग कर दे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है ABU और 35156, यानी कि BU CU और VVPAT का एक इंडिकेशन आपके उस मशीन का जो एड्रेस टैग होता है उस पर दिया होता है। VVPAT का भी देखेंगे AVPT 3640। इस तरह से यहाँ की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है दिया। जो मतदान केंद्र आपको अलॉट किया गया है, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि वोटर लिस्ट से जितना कुल संख्या है उसको यहाँ पर मेंशन कीजिए। जैसे 1350 वोटर है तो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। पुनः आपका अगला बिंदु है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी 17A में जो आप इलेक्शन करवाएं तो शाम में टोटल कितना वोट आपका हो गया। ऐसे एग्जाम्पल में दिया गया कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे से इलेक्शन शुरू होती है, 6 बजे से मॉक पोल होता है, तो एक्चुअल वोट कितना गिरा। तो 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो एक्चुअल वोट गिरा, जैसे एग्जांपल दिया 945 यहाँ पर, तो इसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पर लास्ट में कि कितना एक्चुअल वोट हुआ। उसके बाद अगला देखें, नियम 490 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी कि कोई वैसे मतदाता नहीं होते हैं जो सारी प्रक्रिया के बाद यह कहते हैं कि मुझे इलेक्शन में अपना वोट नहीं डालना है। तो इस तरह की समस्याएं किसी भी बूथ पे नहीं होती हैं, किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं होती हैं। यहाँ पर शून्य मेंशन करेंगे। फिर अगला दिया है कि नियम 49M के अधीन मतदाता के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, यह भी शून्य हो जाएगा। इस तरह की
समस्याएं किसी भी बूथ पर लगभग न के बराबर आती हैं तो यह भी शून्य हो गया। अगला दिया नियम 49 MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। तो परीक्षण मत की संभावना हम पहले ही बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं। इस तरह की संभावनाएं किसी भी बूथ पर एक्सेप्शनल अपवाद में होती है, न के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे। अगला देखें घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, यहाँ पर सभी में डैश खींच देंगे कि कुल संख्या है तो इस ऑब्जेक्शनेबल कोई काम हुआ नहीं है, तो डैश खींचेंगे कि इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद अगला हम देखेंगे जैसे अभ्यर्थी जिसके लिए परीक्षण मत डाले गए वो अभी सब डैश हो गया, इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या जो हमारा पहले ही हो गया था, ऊपर में भी मेंशन आपने किया। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि 945 टोटल इलेक्टेड वोटर्स है, जितने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इतने वोटर्स ने आउट ऑफ 1350। तो इस चीज़ को हम मेंशन करेंगे। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या 2-3-4 से मेल करती है अथवा देखने में कोई विसंगति पाया गया है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे स्पष्ट अक्षरों में उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निविदत मत पत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए, तो यह भी नहीं हो जाएगा। यह निविदत मत पत्रों की संख्या हो गया। अब अगला जो हो गया उसकी संख्या के बारे में हमें डिटेल भरना है। तो संख्या जैसे कि हमें बैलेट पेपर के थ्रू 20 क्रमांक की संख्या की हमें बैलेट पेपर से निविदत मत दिया जाता है। हर एक बूथ पर 20 अथॉरिटी के थ्रू एक बैलेट मतपत्र दिया जाता है, तो उसकी संख्या को हमें मेंशन करना है। प्रयोग के लिए प्राप्त तो क्रम संख्या सीरियल नंबर जैसे कि हो गया 5301 से लेके 5320, टोटल 20 मत हमें मिलता है, वोट मिलता है, बैलेट वोट जो निविदत के लिए निर्वाचकों को जारी किया जाता है। तो क्या आपने इसका प्रयोग किया निविदत मत पत्रों का प्रयोग, तो यह भी अमूमन शून्य होता है, तो यह शून्य हो गया। कोई हमें उस तरह का मत का रिकॉर्ड निर्वाचकों को जारी नहीं किया, तो यहाँ शून्य मेंशन किया। तो अप्रयुक्त और वापस किए गए, तो जितना मैंने लिया उसे पुनः वापस किया, इसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। इस तरह से बहुत ही सरल तरीका से 17 फॉर्म को भरेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यह आपके ईवीएम के जमा करने में मांगे गए खुला लिफाफा है, जिसे वहाँ पर जमा करने वाले दल के लोग 1 बाय 1 बिंदु को देखेंगे और इसको देखने के बाद मिलाने के बाद ही परमिशन ग्रांटेड होगी कि आपका ईवीएम जमा करने के योग्य है अथवा नहीं। इसलिए ध्यान से इसे भरेंगे। अब आते हैं अगले पेज पे और क्या क्या इसमें भरना है। तो देखिए नेक्स्ट पेज। अगले पेज की महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है। प्रदाय की गई प्रयोग हेतु पेपर सील की कुल संख्या, यानी कितना पेपर सील दिया जाता है। तो पहले ही 3 पेपर सील हमें उपलब्ध कराया जाता है, तो तीनों का मेंशन यहाँ पे प्रदाय मतलब जो दिया गया सीरियल नंबर 25301 से 25303 यानी 1 से लेकर 3 तक कुल 3 प्रदान की गई। इसमें प्रयुक्त किए गए पेपर सील की संख्या जिसका हमने उपयोग किया तो वह 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और कौन सा क्रम हमने उपयोग किया इसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे क्रम संख्या 25301, एक मैंने इसका पहला वाला उपयोग किया तो यहाँ पर पहला वाला मेंशन कर दिया कि मैंने 1 वाला उपयोग कर लिया, बाकी यहाँ पर डैश कर दिया, यानी कि उसके बाद एक ही सीरियल मेरा ओपन 1 से मेरा काम चल गया तो 1 हो गया। फिर रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई प्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या कितनी हो गई। जो प्रयोग में नहीं आया तो उसकी संख्या 2 बच गई, यानी कौन कौन, तो 25302 और 25303, ये 2 हमारे पास बच गए जिन्हें हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम 2520, 302 और 303 2 रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरह से क्षतिग्रस्त पेपर सील कोई हो तो उसकी कुल संख्या 0 मेंशन कर दिए कि कोई ऐसा खटापटा नहीं हुआ, कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ तो 0,
और उसका क्रम संख्या में 0 और डैश कर देंगे। अब बारी आती है कि यहाँ पे पोलिंग एजेंट जो यहाँ पे उपस्थित है मतदान अभिकर्ता से हम यहाँ साइन करवाएंगे। जितने भी पोलिंग एजेंट वहाँ पे उपस्थित होंगे क्रम संख्या 1, 2, 3 ये साक्ष्य के रूप में होंगे कि हमने जो भी प्रक्रिया किया उसके ये गवाह है। तो यहाँ पे हम एजेंट से साइन करवा लेंगे 1, 2, 3 और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी जो होंगे अपना साइन करेंगे, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, और इसके साथ ही वो अपना जो उन्हें विशेष मार्क दिया गया है प्रवेदक चिन्ह उसका मुहर यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हमारा यह अति महत्वपूर्ण फॉर्म का दूसरा पेज कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तीसरे पेज में क्या दिया इसके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरे पेज को देखा जाए तो यहाँ पर है गणना का परिणाम, यानी कि इस गणना के परिणाम में हमें इसकी इम्पोर्टेंस की आवश्यकता नहीं है, ये हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि तीसरा पेज में नॉट एप्लीकेबल, यह हमारे लिए मान्य नहीं है। तो गणना के परिणाम में हम यहाँ पर मेंशन किए नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हमें नहीं लिखना है। इस तरह से क्रॉस कर देंगे और n/a लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ऐसा हमें काउंटिंग के लिए है, उसमें इस तरह की ऑथोरिटी नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। और नीचे भी नॉट एप्लीकेबल लिख करके यहाँ पर हम इस फॉर्म के पूरे पद्धति को कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से हमारा 17 फॉर्म सिस्टमेटिक फिल हो गया, जिसे हमें जमा करने में कहीं से कोई असुविधा नहीं होगी। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। व्यू बहुत अच्छी आती है तो कम से कम मेरा भी हक बनता है कि सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुंजन सर अगले वीडियो तक आपसे लेते हैं इजाज़त। धन्यवाद।